अंग्रेजों की भारत विजय एक पुनर्वेक्षण, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एन ओवरव्यू। मुगल साम्राज्य का केंद्रीय ढांचा अपने विरोधाभास के कारण 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही टूटने लगा था। इसकी सैनिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां जो भी रही हो, मुगल सम्राट देश की विभिन्न जातियों में एक राष्ट्र की भावना जगाने अथवा सामूहिक प्राण उत्पन्न करने में पूर्णतया असफल रहे थे। विद्रोह तथा द्रोह के उदाहरण तो मुगल साम्राज्य के उत्कृष्टतम काल से ही विद्यमान थे, परंतु 18वीं शताब्दी में उन्होंने एक भयानक रूप धारण कर लिया। दुर्बल मुगल राजकुमार जल्दी जल्दी सिंहासन पर बैठे अथवा बिठलाए गए और परिस्थिति बिगड़ती ही चली गई। अब नियम था, दुर्बलतम की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। सम्राट अपने शक्तिशाली षड्यंत्रकारी तथा स्वार्थी अभिजात वर्ग के हाथों की कठपुतलियां बन गए थे। शक्ति के भूखे बंगाल, अवध तथा दक्कन के सूबेदार लगभग स्वतंत्र बन चुके थे। स्वार्थ तथा राज्य प्रसार की होड़ में लगे वे मुगल सम्राटों की भी अनदेखी करके सम्राट के शत्रुओं अथवा यूरोपीय कंपनियों से जोड़ तोड़ में लगे रहते थे। 1739 में हुए नादिर शाह के आक्रमण के उपरांत मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से धराशायी तथा लहूलुहान पड़ा था और कोई भी शक्ति उसे समाप्त कर भारत की स्वामी बन सकती थी। उत्तर तथा दक्षिण भारत में त्रिकोणीय युद्ध। उत्तर और दक्षिण भारत में त्रिकोणीय संघर्ष। उत्तरी भारत में साम्राज्य के लिए तीन मुख्य दावेदारों, मुगलों, अफगानों तथा मराठों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों ने तथा पेशवाओं के अधीन मराठों ने मुगलों की शक्ति को नीचा दिखाया और उनके साम्राज्य की सीमाएं घटा दी। फिर अब्दाली ने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में परास्त कर दिया और ऐसा लगता था कि अब वह भारत में निष्कंटक राज्य स्थापित करने में सफल हो जाएगा, परंतु अफगानिस्तान की आंतरिक परिस्थितियों के कारण उसे लौटना पड़ा। इस दुखदांत नाटक में रोहिला सरदारों, अवध के नवाब तथा राजपूत राजाओं ने एक गौण भूमिका निभाई और परिस्थिति और भी संभ्रांत हो गई। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में साम्राज्य के लिए कोई विशेष युद्ध नहीं लड़ा, परंतु देशी शक्तियों ने आपसी युद्धों के कारण एक दूसरे की शक्ति को हानि पहुंचाई, जिससे कंपनी की महत्वाकांक्षाओं को बल मिला। इस समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं बचा था। ठीक साम्राज्यवादी ढंग से लिखते हुए पी. स्पीयर ने इन परिस्थितियों का इस प्रकार वर्णन किया है। इस प्रकार अंग्रेज हिंदुस्तान की इस लावारिस जागीर के शेष रिक्त भागी सिद्ध हुए। It was in this way that the British proved to be the residuary legatees of the unclaimed estate of Hindustan. दक्षिण भारत में भी निजाम, मैसूर तथा मराठों के बीच एक अन्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। इसी प्रकार एक अन्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा डच कंपनियों के बीच, जिससे स्थिति और भी उलझ गई। ये छह शक्तियां आपसी जोड़-तोड़, षड्यंत्रों तथा साजिशों में लग गईं। षड्यंत्र तथा प्रतिषड्यंत्र रचे गए जो आज भी समस्त राजनीति विश्लेषकों को विचलित कर देते हैं। वास्तव में यूरोपीय कंपनियों ने इस राजनैतिक अव्यवस्था में और भी उलझने पैदा कर दी, क्योंकि ये कंपनियां अपने राजनीतिक समझौतों तथा गठबंधनों को यूरोपीय सरकारों के कहने पर तोड़ती जोड़ती रहती थीं। डचों ने पुर्तगालियों को भारत, श्रीलंका तथा मसाला द्वीपों, आधुनिक इंडोनेशिया से खदेड़ दिया, परंतु उनको स्वयं अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के साथ निपटना पड़ा। जब वे भारत तथा मसाला द्वीपों दोनों जगह अपने हितों की रक्षा नहीं कर सके, तो उन्होंने भारत छोड़कर मसाला द्वीप पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, जहां वे 1948 तक जमे रहे। शेष बची दो यूरोपीय शक्तियों अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। विजयी अंग्रेजों ने दक्षिण की तीनों शक्तियों, निजाम,
माइसोर तथा मराठों को भी परास्त कर दिया तथा 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब तथा सिंध को छोड़कर शेष समस्त भारत उनके सीधे प्रशासन अथवा संरक्षित राज्यों का भाग बन चुका था। सिंध 1843 में और पंजाब 1849 में जीत लिया गया। उसी वर्ष दक्षिणी बर्मा भी अंग्रेजी साम्राज्य का भाग बन गया। 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी अंग्रेज भारत के चारों ओर देशों पर अपना प्रभुत्व बनाने अथवा अपनी पकड़ दृढ़ करने में लगे रहे। अंग्रेजों की सफलता के लिए उत्तरदायी ऐतिहासिक तत्व, हिस्टोरिकल फोर्सेस एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश विक्ट्री। भारत के भिन्न भिन्न भागों की अंग्रेजों द्वारा विजय की प्रक्रिया लगभग 100 वर्ष में पूरी हुई। अंग्रेजों को अनेक राजनीतिक, डिप्लोमेटिक तथा सैनिक असफलताओं का सामना करना पड़ा, परंतु अंत में वे विजयी हुए। यदि हम अंग्रेजों की सफलताओं पर एक व्यापक दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होगा कि अस्त्र शस्त्रों तथा भौतिक सभ्यता के क्षेत्र में वे अपने प्रतिद्वंद्वियों से बहुत आगे थे। वे प्रहार शस्त्रों, युद्धनीति तथा समर तंत्र, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स में बहुत आगे थे। भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली तोपें तथा बंदूकें यूरोपियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों के अनुपात में मंदगति, भारी तथा कम दूरी तक मार करने वाली थी। यूरोपीय पदाती बंदूकची भारतीयों से 3 गुना तेज बंदूकें चला सकते थे और भारतीय घुड़सवार भी उन तक नहीं पहुंच पाते थे। ये भी सत्य है कि कई भारतीय शक्तियों, जैसे निजाम, माइसोर, मराठों तथा सिखों ने यूरोपीय सेना भर्ती की और यूरोपीय अस्त्र शस्त्र मंगवाए, परंतु उनके अपने सैनिक अफसर तथा जवान कभी भी नौसिखियों के स्तर के ऊपर नहीं उठ पाए और इसलिए वे अंग्रेजों द्वारा शिक्षित सैनिकों तथा अफसरों की बराबरी नहीं कर सकते थे। दूसरे, अंग्रेजों को सैनिक अनुशासन के क्षेत्र में अवरता प्राप्त थी। कंपनी अपने सैनिकों में पूर्ण अनुशासन पर जोर देती थी। उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता था। उनकी तुलना में अधिकतर भारतीय राजाओं को अपनी सेना को नियमित रूप से वेतन देने में कठिनाई होती थी। कई बार मराठे सरदारों को कृषकों से भूमिका एकत्रित करने के लिए अपनी सेना को युद्ध से हटाकर उस कार्य में लगाना पड़ता था। प्रायः भारतीय प्रशासक को निजी कर्मचारियों अथवा भाड़े के सैनिकों का प्रयोग करना पड़ता था, जिन्हें सैनिक अनुशासन का अभ्यास नहीं होता था और कई बार वे भूमि से भाग जाते थे। युद्ध। तीसरे, कंपनी को अपने असैनिक कर्मचारियों के अनुशासन का भी लाभ था। सेना का निदेशन उन प्रशासकों के अधीन था जो उन पदों को अपने संबंधों के कारण नहीं अपितु अपनी योग्यता के कारण प्राप्त करते थे। यूरोपीय कमांडरों को प्रायः कड़े प्रशिक्षण तथा अनुशासन के उपरांत ही कमान मिलती थी। वे अपने कार्य में अधिक कुशल तथा विश्वसनीय होते थे। उसके विपरीत भारतीय कमांडर जाति, कुल तथा संबंधों के आधार पर कमान पर नियुक्त किए जाते थे। इसलिए उनकी सैनिक क्षमता का स्तर यूरोपीय कमांडरों की सैनिक क्षमता से कहीं कम होता था और वे कई बार अपने शासकों के प्रति विश्वासघात भी कर देते थे। चौथे, संयोग से अंग्रेजों के पास क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टन, मनरो, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा डलहौजी जैसे उत्तम तथा असामान्य श्रेणी के कमांडर तथा प्रशासनिक नेता थे। इनके अतिरिक्त उनके पास दूसरी पंक्ति के सैनिक कमांडर भी कुछ कम नहीं थे। इनमें सर आयाकूट, लॉर्ड लेक तथा आर्थर वेलेस्ली, जिन्होंने आगे चलकर वॉटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया, जैसे सिद्धहस्त कमांडर भी थे। ये लोग अपने अथवा नेता के लिए नहीं अपितु इंग्लैंड के हित तथा उसकी कीर्ति के लिए लड़े। यूं तो भारतीयों के पास भी हैदर अली, टीपू, चिनकिलिच खां, माधवराव सिंधिया, जसवंत राव होलकर, नाना फडणवीस तथा रणजीत सिंह जैसे वीर योद्धा तो थे।
उनके पास वीरता तो थी परंतु वे सामरिक तंत्र में निपुण नहीं थे और न ही इनके पास दूसरी पंक्ति विद्यमान थी जो कि इन नेताओं को परामर्श दे सके। सबसे घिनौना पक्ष तो ये था कि भारतीय नेता आपस में भी लड़ते रहते थे और अपनी शक्ति को व्यर्थ में ही गंवा देते थे। जैसा कि प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक पर्सिवल स्पेयर ने कहा है, एक भारतीय नेता की विजय उसकी अपनी विजय थी जबकि एक अंग्रेज जनरल की विजय इंग्लैंड की विजय थी। A victory of an Indian leader was a victory for himself. A victory of an English general was a victory for England. पांचवें, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक साधन अधिक प्रवर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार तथा वाणिज्य की कभी भी अनदेखी नहीं की थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में कंपनी का वार्षिक व्यापार $10 करोड़ का था जिसमें से उसे $1.5 करोड़ का शुद्ध लाभ मिलता था। वह अपने व्यापार से पर्याप्त धन कमाती थी और अपने अंशधारियों को लाभांश भी देती थी तथा सैनिक अभियानों में भी धन लगाती थी। समय के साथ साथ उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण भारत से अनंत धन कमाना आरंभ कर दिया था। इसी प्रकार इंग्लैंड शेष संसार में अपने अन्य अंतर्देशीय व्यापार से बहुत सा धन कमा रहा था। नौसैनिक शक्ति के कारण उन्हें भारत में धन, युद्ध सामग्री तथा सैनिकों की आवश्यकता पड़ने पर कभी कमी नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि अंग्रेज, जो एक गतिशील जाति के थे और उस समय भौतिक सभ्यता में अग्रगामी थे, राष्ट्रीय गौरव की सम्मिलित भावना से प्रेरित होकर युद्ध करते थे। उनका सामना एक ऐसे समाज से था जो अभी भी मध्य युगीन धार्मिक उद्देश्य वाली मानसिक प्रवृत्तियों से घिरा था और जिसमें एक राष्ट्रीय भावना जैसी आधुनिक प्रवृत्ति अभी जन्म नहीं ले पाई थी। वास्तव में भारत सभ्यता की दौड़ में यूरोप से बहुत पीछे रह गया था और इसीलिए अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। अंग्रेजों की भारत विजय देवयोगिक अथवा योजनाबद्ध, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एक्सीडेंटल और प्लान्ड। मोटे तौर पर अंग्रेजों की भारत विजय के विषय में दो मत हैं। पहला मत, जिसे जॉन सीले ने लोकप्रिय बनाया, वह था कि अंग्रेजों ने भारत अनदेखे में ही, निरुद्देश्य तथा आकस्मिक ढंग से ही तथा अन्यमनस्क तरंग में ही जीत लिया। इस मत के अनुसार अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे तथा उनकी कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं। उन्हें कोई प्रदेश नहीं प्राप्त करना था और न ही अपने कमाए हुए लाभ को युद्धों में लगाना था, परंतु उन्हें भारत की राजनैतिक परिस्थितियों ने घेर लिया और वे प्रदेश जीतने पर बाध्य हो गए। दूसरे मत के प्रतिपादक यह विश्वास करते हैं कि अंग्रेज भारत में प्रदेश जीतने तथा एक स्थिर राज्य की नींव रखने की योजना लेकर आए। उन्होंने अपनी भव्य रूपरेखा में शनैः रंग भरकर एक महान साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस मत के समर्थक अंग्रेजों की शांति तथा निष्पक्षता की उद्घोषणा को एक सस्ता सा ढोंग बतलाते हैं तथा अपने आलोचकों को उल्लू बनाने का एक छोटा प्रयत्न मात्र कहते हैं। वास्तव में इन दोनों परस्पर विरोधी मतों में अतिशयोक्ति है। संभवतः ये कहना अधिक सत्य होगा कि आरंभ में तो भारत की विजय आकस्मिक थी, परंतु कालांतर अंग्रेजी राजनीतिज्ञों तथा उनके भारतीय प्रशासकों के मन में एक विशाल साम्राज्य के स्वप्न ने पकड़ बना ली और उसे उन्होंने साकार किया। 17वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो भावना केवल उस अथाह लाभ की थी जो वे मसालों के व्यापार से प्राप्त कर सकते थे। यही भावना डच, फ्रांसीसी तथा अन्य यूरोपीय देशों की थी। परंतु अंग्रेजों की भारत विजय को लगभग 100 वर्ष का लंबा समय लगा और इसमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों तथा अनेकों कारणों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, जैसा कि शीघ्रातिशीघ्र लाभ कमाना, भिन्न भिन्न सैनिक नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, भिन्न भिन्न गवर्नर जनरलों के अपने उद्देश्य,
यूरोप में समकालीन राजनीतिक परिस्थितियां इत्यादि। कभी तो अंग्रेजों ने युद्ध अपनी रक्षा के लिए किए तथा कभी कभी स्थानीय राजाओं को मैसूर और मराठों जैसे राज्यों के प्रकोप से बचाने के लिए। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का आक्रामक रूप से प्रयोग करके भारत को फ्रांस तथा रूस से बचाने का प्रयत्न किया। 1798 से 1818 के अंग्रेजी अंग्रेजी नीति निश्चय ही साम्राज्यवादी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वेल्लेस्ली की नीति को आगे बढ़ाया तथा भारत को एक विजित प्रदेश बनाने का प्रयत्न किया। उसके पीछे आने वाले गवर्नर जनरल निश्चय ही साम्राज्यवादी थे। लॉर्ड डलहौजी तो निश्चय ही यह विश्वास करते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रसार से वह भारत पर एक अनुग्रह कर रहा है। संभवतः अंग्रेजों की भारत विजय समस्त संसार की विशेषकर यूरोप की साम्राज्यवादी नीतियों का ही था, जिसके अनुसार समस्त यूरोप ने अफ्रीका, मध्य पूर्व, भारत, सुदूर दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका इत्यादि में अपने साम्राज्य बनाए। भाग भारत में अंग्रेजी राज, वरदान अथवा शाप। भारत में ब्रिटिश राज एक आशीर्वाद या एक अभिशाप। प्रारंभिक यूरोपीय प्रशासकों तथा इतिहासकारों ने अंग्रेजों की भारत विजय को न्याय संगत ठहराने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार 18वीं शताब्दी भारत के इतिहास में एक ऐसा अंधकार में युग था जब भारतीय समाज जातिवाद, बाल विवाह, विधवा दहन, पर्दा जैसी अनेकों कुरीतियों से भरा पड़ा था। उनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था भी निष्क्रिय हो चुकी थी तथा भारतीय राजनीतिक परिस्थिति एक अव्यवस्था, संभ्रांति, राजनैतिक अस्थिरता, chaos, confusion and political instability का चित्र प्रस्तुत कर रही थी। यूरोपीय लोगों की यह भावना थी कि भारतीय समाज अपरिवर्ती, अनचेंजिंग तथा गतिहीन, स्टैटिक थी, अंग्रेज लोगों के लेखों में सदैव बनी रही है। अंग्रेजों का ये कहना है कि भारत को विद्या तथा प्रशासन के क्षेत्र में सुधारों की तथा एक दीर्घकालीन स्थिर तथा अंग्रेजी शासन की आवश्यकता थी। एक अन्य प्रकार की बाढ़ जो नए उभरते हुए मध्यवर्गीय अंग्रेजी पढ़े भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, जिन्हें प्रायः शासन के सहयोगी कहा जाता है, पर केंद्रित की गई है, वह है भारत में अंग्रेजी शासन के वरदान, द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने दैवीय आदेश, प्रोविडेंशियल मैंडेट के अनुसार संसार की जनता को सभ्य बनाने का बीड़ा उठाया और श्वेत व्यक्ति को बोझ, व्हाइटमैन्स बर्डन की कथा का अंग्रेज कवियों, विद्वानों, शासक नीतिज्ञों ने बार बार बखान किया है। आज भी अनेक आंग्ल अमेरिकन लेखक ये कहते हैं कि भारत का आधुनिकीकरण अंग्रेजों के अधीन ही हुआ है। दूसरी ओर अनेकों भारतीय विद्वान तथा कुछ यूरोपीय लेखक अंग्रेजी प्रशासन की शोषण करने वाली नीतियों की ओर ध्यान आकर्षण करते हैं तथा भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता तथा विफल आधुनिकीकरण के लिए अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन को ही उत्तरदायी मानते हैं। इन दोनों पक्षों पर वाद विवाद इतिहास की पुस्तकों में तथा विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में बार बार उठाया जाता है। हम दोनों पक्षों पर विद्वानों के चुने हुए विचार नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं और पाठकों पर ही इनका निष्पक्ष निर्णय के लिए छोड़ देते हैं। चुने हुए विचार। हमारी भारत की विजय निरुद्देश्य थी। अंग्रेजों ने कोई इतना बड़ा कार्य इतने अन्यमनस्क भाव तथा संयोगवश नहीं किया, जितना कि भारत की विजय, acquisition of India was made blindly. Nothing great that has ever been done by Englishmen was done so unintentionally and so accidentally, as the conquest of India. जॉन सीली। सीले के शिष्टाचारपूर्ण, भ्रम तथा विरोधाभासपूर्ण कथन का पूर्ण अर्थ यह नहीं था कि साम्राज्य केवल संयोगवश ही प्राप्त हुआ, परंतु वस्तुतः हैरियट मार्टिन्यू के शब्द अधिक यथार्थ लगते हैं कि बिना राष्ट्रीय सहमति के जॉन
सीली की प्रसन्नतापूर्ण और चापलूसीपूर्ण विरोधाभासी अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं था कि साम्राज्य दुर्घटनावश अधिग्रहित कर लिया गया था, बल्कि हैरिएट मार्टिन्यू के अधिक सटीक वाक्यांश में, बिना राष्ट्रीय संज्ञान के, एफ जी हचिंस कंपनी द्वारा भूभाग के विस्तृत क्षेत्र की विजय के गहरे प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के कारण अधिक अस्पष्ट हैं। क्योंकि प्रसार भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न समय पर हुआ। प्रत्येक विशेष परिस्थिति में भारत के मामलों में रत अंग्रेजी गुटों के सुनिश्चित हित जो दाव पर लगे थे वे भिन्न भिन्न थे और उन पर संभावित संकट तथा उनके समाधान के लिए निर्णायक प्रभाव भी भिन्न भिन्न थे। The deeper reasons of intention and motive for the company's acquisition of vast areas of territory are more obscure. For the expansion occurred in such different parts of India at different times. In each particular situation the precise British interests at stake varied, and the perceived danger to them, as did the relative weight in decision-making of different British groups concerned in Indian affairs. जूडिथ ब्राउन हमने भारत की विजय सभी 10 धमदेशों को भंग करके ही की। We conquered India by breaking all the 10 commandments, जॉन ब्राइट। हम अंग्रेज संसार में सबसे अधिक आक्रमणशील, कलहप्रिय, रणोत्सुक तथा रक्तपिपासु लोग रहे हैं। We British have been the most aggressive, quarrelsome, warlike, bloody nation under the sun. रिचर्ड कॉब्डन जब से भारत अंग्रेजी प्रशासन के अधीन आया है अंग्रेजी राज्य के तथाकथित वरदान के नाम पर अभागे भारतीय लोग अपनी संपत्ति पर अधिकार खो बैठे हैं। उनका न्याय तथा मानवता का अधिकार पैरों तले रौंदा गया है। उनके उत्पादक नगर कृषक नष्ट कर दिए गए हैं। उनकी उत्तम नगरीय संस्थाएं भंग कर दी गई हैं। न्यायिक सत्ता छीन ली गई है। उनकी नैतिकता भ्रष्ट कर दी गई है तथा उनके धार्मिक रीति रिवाजों का अतिक्रमण किया गया है और यह सब अंग्रेजी राज के लाभ हैं। Since India has come under the British rule, the unfortunate Indian people have had their rights of property confiscated, their claims on justice and humanity trampled underfoot, their manufacturers, towns and agriculturists beggared, their excellent municipal institution broken up, their judicial authority taken away, their morality corrupted, and their religious customs violated, by what are conventionally called the blessings of British rule. जॉन डिकिंसन। भारत में अंग्रेजी शासन वटवृक्ष के समान ही था। एक वटवृक्ष के नीचे थोड़ा सा अथवा कुछ भी नहीं उग सकता। वृक्ष अपने नीचे सभी वनस्पतियों को आच्छादित कर देता है तथा मार डालता है। केवल वही उद्भाव जी अथवा पनप सकते हैं जो ऊपर से वृक्ष नीचे भेजता है और जो जड़ पकड़ लेते हैं और विकसित हो जाते हैं। अन्य कुछ नहीं। British rule in India was comparable to a banyan tree. Under a banyan tree little or nothing can grow. The tree overshadows and kills essentially everything beneath it. The only growths that can live and thrive are the stems or slender branches sent down to the ground from the tree itself. These take root and develop, nothing else can. J.T. Sunderland। सांप्रदायिक प्रश्नों के चहुं और राजनीतिक हितों को संगठित करने में साम्राज्यवादी शक्ति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसलमानों को एक अलग गुट के रूप में प्रस्तुत करते हुए इसने उन्हें शेष भारतीयों से अलग कर दिया। उनको पृथक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट, देकर उन्होंने उस बंटवारे को संस्थात्मक बना दिया। ये सांप्रदायिक राजनीति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक था। In the consolidation of political interests around communal issues, the imperial power played an important role. By treating the Muslims as a separate group, it divided them from other Indians. By granting them separate electorates, it institutionalized that division. This was one of the most crucial factors in the development of communal politics. David Page।
अंग्रेजों की योजना थी कि तुर्की से चीन तक साम्यवाद की बढ़ती विचारधारा के प्रतिरोधक के रूप में इस्लाम की विचारधारा का दुर्ग बना दिया जाए ताकि यह सोवियत रूस के बहु और एक घेरे के रूप में काम कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि भारत का बंटवारा हो जाए अथवा हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के बीच रक्तपात हो। अंग्रेज न तो हिंदुओं के शत्रु थे और न ही मुसलमानों के मित्र। उन्होंने मुसलमानों के प्रति अपनी मित्रता दर्शाने के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया अपितु अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की विविधताओं के कारण। The British had planned to construct an ideological citadel of Islam in the territory stretching from Turkey to China as a buffer against the surge of communist ideology, so that this would act as a ring around Soviet Russia. In order to achieve this objective, it mattered little to the British if India was partitioned, Muslims divided or there was bloodshed among Hindus, Muslims and Sikhs. The British were neither foes of the Hindus, nor friends of the Muslims. They set up Pakistan not as a gesture of friendship towards the Muslims, but under the compulsions of their international policies. Wali Khan सैयद अहमद खां से लेकर जिन्नाह तक प्रत्येक पृथकवाद के प्रतिपादक ने केवल नकारात्मक पक्ष पर ही अधिक बल दिया। सकारात्मक पक्ष पर कम सब लोग हिंदुओं के प्रभावी बनने पर बहुसंख्यक अत्याचार, अपनी संस्कृति को भय, आत्मसात होने का डर, अमुस्लिम शासन की भयावह संभावनाओं, ऐसा वैसा न होने पर अंधकार में भविष्य की बात करते हैं। पृथकता के लिए आत्म पहचान, संगठन तथा राष्ट्रीय एकता के आधार पर कभी अपना पक्ष प्रतिपादित करने का प्रयत्न भी नहीं किया गया। और अब पाकिस्तान राज्य की असफलताओं को पाकिस्तान के विचार की त्रुटियों के रूप में देखा जाने लगा है। Every exponent of separatism, from Sayyid Ahmad Khan to Jinnah, overstressed the negative factor and played down the positive one. All make much play of Hindu domination, majority tyranny, threats to their culture, perils of assimilation, dreaded prospects of non-Muslim rule, a dark future in the absence of this or that H. The case for a separation on grounds of self-identification, homogeneity and national unity was not even attempted. The failures of the state of Pakistan are now seen as flaws in the idea of Pakistan. के अजीज अंग्रेजी सरकार, जिसे हिंदू संवेदनशीलताओं, सेंसिटिविटीज का इतना आदर था, बंटवारे के अंतिम उपचार को कांग्रेस की स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं कर सकती थी। जिस प्रकार 3 जून की योजना बनाई गई, जिस प्रकार वास्तविक बंटवारा हुआ, सीमा निर्णय, बाउंड्री अवार्ड का अन्याय, और जैसे माउंट बेटन द्वारा कश्मीर के अधिमिलन, एक्सेशन को स्वीकार किया गया, ये सभी इस बात की द्योतक हैं कि अंग्रेजी नीतियां कांग्रेस को स्वीकार थीं। मुसलमानों ने बहुत सी समस्याएं उत्तराधिकार में प्राप्त की हैं जो कभी भी उत्पन्न होती यदि अंग्रेज प्रत्येक चरण पर कांग्रेस के दबाव के आगे न झुक जाते। A British government that had so much regard for Hindu sensitivities could not have accepted the final remedy of partition without the approval of the Congress. The manner in which the 3rd of June plan was drawn up, the way in which the actual partition took place, the injustice of the boundary award and Mountbatten's action in accepting accession of Kashmir, all show that the essential features of the British policies had the approval of the Congress. The Muslims inherited many problems that need not have arisen at all if the British had not succumbed at every step to Congress pressure. History of Freedom Movement of Pakistan.